So welcome dear all, this is your lecture number 1 of physics। तो हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें जो हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं वो है इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है किसी भी सॉलिड का। तो अब एग्जैक्टली इस टॉपिक में है क्या, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक दो चीज़ों से अवेयर करवाना चाहता हूँ। तो उसको देखते हैं। लेट्स से मेरे पास ये कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है। और अब इस स्ट्रक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, लेट्स से अगर मैं इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे इन दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉडी में कोई सॉलिड की बॉडी है, लेट्स से रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब थोड़ा सा ठोस बॉडी, तो लेट्स से ये कोई सॉलिड है, एक रिजिड बॉडी है हमारे पास। तो अगर मैं इधर और उधर से इसको फोर्स लगा के कंप्रेस करूं, है ना, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो नो डाउट ये जो सॉलिड बॉडी है ये थोड़ा सा तो अपना साइज चेंज कर सकता है, थोड़ा सा तो अपना साइज चेंज कर सकता है। और वहीं अगर मैं मानी ये आपका जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये आपका बेसिकली बेटा यहाँ पे कंप्रेस हो सकता है कोई भी सॉलिड बॉडी, चाहे वो इतनी क्वांटिटी में हो, चाहे वो आपका बिल्कुल थोड़ा सा ही कंप्रेस हो, लेकिन पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर कि ये कंप्रेस हो जाए, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसी सॉलिड बॉडी को स्ट्रेच करूं, मतलब अगर मेरे पास ये कोई सॉलिड बॉडी है और अगर मैं इसको यहाँ से खींचूं, मतलब अपना लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड साइड से अगर मैं खींचूं, तो चांसेस आर देयर ये मेरी जो बॉडी है रिजिड बॉडी, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। तो बढ़ जाए तो ये लेंथ वाइज इसका साइज़ बढ़ सकता है और ये कंप्रेस भी हो सकता है। वहीं पे अगर मैं एक और सॉलिड बॉडी लूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊँ तो नो डाउट ये बॉडी हमारी थोड़ा सा बेंट भी हो सकती है ना। तो ये बॉडी हमारी बेंट भी हो सकती है। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी जो हो सकती है वो स्ट्रेच हो सकती है, वो कंप्रेस हो सकती है और वो बेंड भी हो सकती है। और ये सब कब होगा, जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी में और उस फोर्स को बोला जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। और ये क्या करती है, ये एक ऐसी फोर्स है विच चेंजेस द साइज और द शेप ऑफ अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी की साइज और शेप को चेंज जो करता है एक्चुअली में, उसको बोला गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में डीफॉर्मिंग फोर्स। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डीफॉर्मिंग फोर्स आपकी वॉल्यूम, लेंथ, किसी भी चीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स के बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़ना है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, अगर कोई भी बॉडी रीगेन कर लेती है अपना ओरिजिनल साइज और शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, देन इट इज़ नोन एज इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से ये एक रबर बैंड है आपके पास और इस रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच कराऊँ दोनों साइड से, तो नो डाउट जैसे ही आप अपने इस फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, आपका रबर बैंड लेट से यहाँ तक स्ट्रेच हुआ और जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, आपका रबर बैंड अगेन उसी साइज और शेप में वापस आ जाएगा। हालांकि वो एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, अगर यहाँ पे 100% उसकी लेंथ थी तो जब वो वापस रीगेन करेगा तो चांसेस आर देयर कि 99.99% ही वो अपनी पोजीशन को, अपनी लेंथ को रीगेन कर सके। तो इसी से हमें पता चलता है रबर बैंड एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे इलास्टिसिटी का। तो किसी भी बॉडी में जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो जो वो अपना साइज और शेप अगर वो रीगेन कर लेता है, नॉट एग्जैक्टली 100%, बट उसका 100 के बहुत क्लोजर भी अगर वो कर लेगा, तो वो बॉडी हो जाएगी हमारी इलास्टिक। तो जैसे हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, ऐसी प्लास्टिसिटी भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप डीफॉर्मिंग फोर्स किसी भी चीज़ से हटाएंगे, अब लेट्स से ये च्युइंगम है, अगर मैं च्युइंगम को यहाँ स्ट्रेच करूँ, एक बार स्ट्रेच करूँ, तो नो डाउट जो इसका ये जो शेप नया आएगा फोर्स हटाने के बाद भी, आप अपने
रीगेन ये नहीं कर पाएगा, मतलब अपने ओरिजिनल साइज और शेप में तो वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है च्युइंगम आपकी, है ना। तो इसीलिए हमने प्लास्टिसिटी को क्या क्राइटेरिया दिया है, अगर कोई भी बॉडी रिगेन नहीं करती अपना ओरिजिनल साइज और अपना शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, देन उसको बोला गया है प्लास्टिक बॉडी, और इस फिनोमिना को बोला गया है बिल्कुल प्लास्टिसिटी। तो जैसे हमने च्युइंगम का एक एग्जाम्पल देखा था, तो उसी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपने अभी तक इलास्टिसिटी पढ़ा और प्लास्टिसिटी पढ़ा। तो अब आता है इस वर्ड में एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि इस वर्ड में जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, ना तो कोई परफेक्टली इलास्टिक होती है और ना कोई परफेक्टली प्लास्टिक होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इलास्टिसिटी मतलब क्या है भाई, आपने यहाँ ओरिजिनल बॉडी है, इसको स्ट्रेच किया, वापस इधर ही आएगा। तो हैव आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 100% तो रीगेन नहीं होता है, तो इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्टली तो वो इलास्टिक नहीं है। और डिट्टो विद योर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का भी सेम रूल है। अगर आप च्युइंगम को स्ट्रेच कर रहे थे, लेट से ये स्ट्रेच हुआ और फोर्स हटाने के बाद डिट्टो ये तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इसके साइज़ में, थोड़ा सा साइज़ में चेंज आ जाए, तो ये परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं हुआ। तो जितनी भी इस वर्ड में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो लाई करती हैं इन्हीं दो लिमिट्स के बीच में, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, यानी कोई परफेक्ट नहीं होता बट दे आर नियर टू परफेक्ट। ठीक है, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कोई बॉडी बहुत इलास्टिक है तो अल्टीमेटली वो लेस प्लास्टिक होगी, है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन है जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या जेई के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो ये होता है इस टॉपिक से अभी तक कि इलास्टिसिटी जो आपकी किसी भी बॉडी की होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी प्लास्टिसिटी के, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जितना इलास्टिक होगा वो उतना ही प्लास्टिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो विद दिस लॉजिक आई एम एंडिंग दिस माई लेक्चर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1। तो यही शॉर्ट वीडियोस बना के वी विल कवर द होल चैप्टर इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल्स। तो आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।